फिलहाल दोस्तों आपको पता है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव जोर शोर पर चल रहे हैं और कई जगह ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि जो लोकल कैंडिडेट्स या तो वोट ही नहीं कर पाते हैं या फिर उनको नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया जाता है। आपको पता है फिलहाल नागालैंड में भी आपने देखा होगा, वहां पर वोटिंग ही नहीं हुई और कैंडिडेट बिना वजह के जिता दिए गए हैं। और एक बूथ पे तो नागालैंड में आपको पता है कि वोटिंग मशीन तक जला दी गई है और फिर भी हम कह रहे हैं कि देश लोकतंत्र पे इलेक्शन लड़ रहा है। वहीं अब बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात में गांधीनगर चुनाव में अपना नॉमिनेशन भरने के लिए अमित शाह के खिलाफ राकेश दलाल जी तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत कर पाएंगे। क्या इनका नॉमिनेशन भरा गया है या नहीं भरा गया है, तो इन तमाम मुद्दों का जवाब देने के लिए है हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आप गुजरात गांधीनगर गए थे, अमित शाह से टक्कर लेना बहुत ही मुश्किल है, तो क्या रहा? देखिए, ये चुनाव जो है लोकतंत्र है, इसमें कोई झगड़े तो टक्कर ये नहीं होती भी हाँ में कोई उसे तलवार चलानी है। ये तो अपनी विचारधारा लोगों के अंदर बढ़ाना होता है, अपना प्रसार करना होता है। हम गांधीनगर गए थे भी, हम भी अपनी विचारधारा को वहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अमित शाह जी जो है हिंदू विरोधी अपना काम कर रहे हैं। वे हिंदुओं को आज हिंदू को वे नुकसान कर रहे हैं देश पूरी दुनिया के अंदर। और हम मंदिरों के लिए और मठों के लिए अपनी संघर्ष हमने अपना चलाया हुआ है, जिसके लिए हम वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ की जटिल प्रक्रिया, दूसरा स्टेट और अधिकारियों का सहयोग नहीं करने की वजह से हम अपना नॉमिनेशन वहाँ फाइल नहीं कर पाए। सर, जैसे कि मैंने बताया, अभी नागालैंड में भी कई जगह ऐसी दिक्कतें आई जो वहाँ के आम दूसरी पार्टी के लोग थे, उन्हें वोट तक नहीं करने दिया गया। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि वो जब हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो वहाँ 4 से 5 अधिकारियों की एक टीम होती है जो प्रत्येक चीज़ को चेक करती है भी क्या आपके फार्म में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कितनी जगह तो ऐसा है कि नॉमिनेशन फाइल कर दिए गए हैं, उसके बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले उनको 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगा के रखते हैं भी आपका ये पूरा नहीं, आपका वो पूरा नहीं, उसके बाद उसको कोई वजह दे के कैंसिल कर देते हैं। आपने अभी देखा होगा कि कुछ जगहों पे नितिन गडकरी जी का ही फोटो उसके अंदर से निकल के आ रहा है। तो ये देश के यही हमारे मुद्दे थे कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और युवा बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी मोनोपोली को। ये धर्म के नाम पर जो है ना बच्चों को उकसा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये धर्म के नाम पे किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं करते। सर, मैं बात करूं 370 की, बीजेपी हमेशा बात करती है कि 370 पार जाएंगे, तो क्या लोगों को अपना नॉमिनेशन ना भरने की वजह से, उन्हें अपना नॉमिनेशन ना भरने दिया जाने की वजह से, तो इस प्रकार क्या 370 जाना सही है? ये 370 की बात करते हैं, क्या धारा 370 हो? अब ये 400 पार बोल रहे हैं। आप गुजरात जाइए, वहाँ देखिए लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, बड़े बिल्डरों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। साधारण लोगों की ज़मीनें जो है औड़े पौने रेटों पे लेके बिल्डरों को के साथ अपने कमीशन के बेस के ऊपर काम करते हैं। और वहाँ आप जाइए, अहमदाबाद के अंदर इनकम टैक्स चौक है, जहाँ छोटे छोटे मजदूर लोग भी आपको 500-500 की, 200-200 की गड्डी लेके मिलेंगे, जो कमीशन बेस पे 2-2 हज़ार के नोट जो पूरे देश में बंद हैं उनको बदलने का काम करते हैं कमीशन रेट के ऊपर। आप जितना मर्जी पैसा लेके जाइए वहाँ, ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है उस जगह के ऊपर। पूरे देश में इस तरह के हालात बन गए हैं कि कोई अपना नॉमिनेशन नहीं भर पा रहा है, कोई अपना वोट नहीं दे पा रहा है और कई लोगों के बिना वजह से वोट काट दिए गए हैं। तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप रहे? देखिए, न्यायपालिका और विधान पालिका दोनों में सामंजस्य नहीं है और न्यायपालिका का आज के दिन लोगों को न्यायपालिका के ऊपर से भी भरोसा ना उठ जाए। इसलिए न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को हिदायत देनी चाहिए कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। बहुत ही जो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वोटिंग प्रक्रिया में बहुत गिरावट आई है। इसलिए जो है हम कहते हैं भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और वोटिंग प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जाए। लोगों को आने वाले वक्त में, जो सभी कह रहे हैं बुद्धिजीवी लोग भी, आने वाले वक्त में चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, तो ये इसका आभास अभी से शुरू हो चुका है। सर, जिस प्रकार लोग कह रहे हैं कि उनकी एड्स नहीं चल पा रही है, कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, कहीं किसी नेता को अपना प्रचार नहीं किया जाने दिया जाता, तो इस प्रकार के हालात देखकर आपको क्या लगे? देखिए, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती।
उन्हें आज चाहिए कि वे रोड पे निकलें, जनता की आवाज़ को आगे उठाएं। बनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, लोगों को ईडी का डर दिखा के अंदर किया जा रहा है। जब सभी साधारण लोग परेशान हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों का एक फ़र्ज बनता है कि वो किसी भी तरह के भय से, लालच से, पैसे की कमी की वजह से ऐसी बातें ना कह के जनता के साथ खड़ी हों और इस लोकतंत्र को बचाने का कार्य करें। फिलहाल आप जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे जो पहली बार वोट कर रहे हैं और जो अपना वोट का जो यूज करके देश की सरकार को पलटने का या उस सरकार को लाने का काम करेंगे? जो बच्चे पहली बार अपने वोट का यूज कर रहे हैं या जो बच्चे दूसरी बार अपने वोट का यूज कर रहे हैं, हम उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे ही आपसे वोट मांग रहे हैं और आपको ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं भाई हिंदुओं को जो है बहुत, हम हिंदू के हितैषी हैं। हकीकत ये है कि ये लोग हिंदुओं के कोई हितैषी नहीं है। इनको पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्री से सभी से सहयोग भी मिलता है। अभी प्रधानमंत्री जी अनेक देशों में गए थे जहां मुस्लिम लोगों ने उनका स्वागत भी किया है। यूएई में हम लोगों को 27 एकड़ ज़मीन भी दी है मंदिर बनाने के लिए। तो क्या पूरी दुनिया का मुसलमान तो हमारे पक्ष में है और एक हिंदुस्तान का मुसलमान ही हमारे खिलाफ है? लेकिन ऐसी बातों को भ्रमित करके आपको डराया जा रहा है। ये कभी भी, ये अपनी विचारधारा में अमित शाह जी ही कहते हैं कि हम कभी भी देश के पार्टीशन के खिलाफ नहीं थे। तो क्या ये तब खिलाफ नहीं थे? उस वक्त की जनसंख्या और आज की मुस्लिम जनसंख्या जो 10% है, क्या वो 10% लोग हमको ख़त्म कर देंगे आज? तो ये लोग भ्रमित करते हैं। इनका एक साथी है जफर रमेशवाल अहमदाबाद के अंदर, जो मैं वहाँ गया था तो मैंने उनको देखा कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो इनके साथ काम करता है। उसके कहने से ये जो है ना बहुत उसने ये भी बताया है कि मुस्लिम कंट्रियों से इन्होंने फंडिंग भी जो है उनको काफ़ी दिलाई है। और आप उनका यूट्यूब पे कभी भी चैनल देखिएगा, वो कहता है भी मैं इनसे मिला था और 2013-14 के चुनाव में जब वो मिले थे तो उनका भी आपको पैसे की जरूरत रहेगी, तो उन्होंने बड़े बड़े मुस्लिम लोगों से दूसरे देशों के मिलवाया था इनको और भारी भरकम फंडिंग दिलाई थी। आज गुजरात में जाइए, वहाँ हिंदू के नाम के ऊपर सिर्फ आपको स्वामी नारायण मंदिर ही मिलेंगे जो एक अलग से संप्रदाय है, और वहाँ सिर्फ जैन संप्रदाय और एक जो गृह मंत्री कहते हैं मैं बढ़िया हूँ वैष्णव, वो वैष्णव एक अलग से संप्रदाय है। वो उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता जि चीज़ को हमारे शंकराचार्य और दूसरे लोग प्रमोट करते हैं। वो उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने यज्ञों को कीजिए, जिसमें भगवान विष्णु का एक आता है हमारा ग्रंथों में कि हम जितने भी यज्ञ करते हैं उसका पुण्य हमारे भगवान विष्णु को भी मिलता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा अपना अभियान चलाते हैं कि यंत्र उनको हवन यज्ञों को कीजिए ताकि भगवान विष्णु अपना इसके अंदर से अपना अधिकार ना ले पाए। तो जो लोग अपने देवताओं को भी अपने यज्ञ का प्रसाद नहीं लेने देना चाहते, तो ये लोग कौन से हिंदू का भला करेंगे? सर आखिरी सवाल, यदि किसी देश में एक ही पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके अपना सरकार चलाने लगे तो क्या हो? ये तो युवा बच्चों को देखना है। ये आज लोकतंत्र जो आपको ये वोटों का अधिकार ये आपके युवाओं ने, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देके आपको दिलाया है, तो मैं सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि वे जाएं और इस सरकार को गिराने का काम करें। ये लोकतंत्र जो है आपको फ्री में नहीं मिला है, ये बहुत बड़े बड़े बलिदान बच्चों ने, साथियों ने दिए हैं। इंकलाब का नारा लेके आए थे, तो आप भी इंकलाब का नारा लेके दुनिया में निकलिए और इस सरकार को गिराने का कार्य करिए। ये ना धर्म की है, ना ये किसी के भाई की है, ना किसी के बहन की है, ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ अपने हितों के हैं। जब इनके जीवन पे, इनके हितों पे कोई चोट लगती है तब ये उसी वक्त सरेंडर कर देते हैं। आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का सुनिए, उन्होंने कहा है कि ये डरपोक लोग हैं। उन्होंने तो उसको घुमाकर बोला है ये चाइना से डरते हैं, लेकिन ये डरपोक लोग ये सभी से डरते हैं, ये आपसे भी डरते हैं।